नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके ड्राइवर में। दोस्तों, आज का टॉप 5 करंट अफेयर्स आपके सामने है और आज के जो मैंने टॉपिक को चुना है उनमें सबसे पहला है एनपीसीआई और यूपीआई। एनपीसीआई और यूपीआई, फिर है एफजीडी यूनिट, फिर है ह्यूमंस फॉर ह्यूमैनिटी, एक एनजीओ है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर अंजी खंड ब्रिज। ये 4-5 टॉपिक हैं। हम लोग इनसे कम से कम 5 या अधिकतम जो भी प्रश्न बने होंगे उन पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यदि आप कोई भी वनडे एग्जाम देने जा रहे हो जिसमें हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाते हो, तो आप लोग जानते हैं कि मौर्य काल और गुप्त काल दो ऐसे टॉपिक हैं कि हर एक एग्जामिनेशन में इनसे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो इसीलिए यदि आप पीसीएस प्रीलिम्स देने जा रहे हो 2025, 26, 27 जो भी आप दे रहे हो, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। इस समय टेस्ट सीरीज नंबर 2 रन कर रही है, ठीक है ना। तो आइए बिना देर करते हुए अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पढ़िए। देखिए, जब आप लोग करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन कर लिया करिए तो लास्ट में नीचे कमेंट जरूर कर दिया करिए कि मेरा कितना सही हुआ, ठीक ना। चलिए, हाल ही में भारत के डिजिटल पेमेंट यूपीआई को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से एनपीसीआई इंटरनेशनल ने किस यूरोपीय बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एमओयू समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं किसके साथ? तो अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी, आप देखते होंगे कि साइप्रस गए हुए थे, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है वहीं के जो है बैंक यानी यूरो बैंक साइप्रस, क्या है, यूरो बैंक साइप्रस से एमओयू पर सिग्नेचर किया है, ठीक है ना, भारत ने। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं, इसका व्याख्या पढ़ते हैं। बहुत अच्छी व्याख्या है। उत्तर उत्तर है यूरो बैंक साइप्रस। पूरा नाम क्या है आपने इस बैंक का? नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, ठीक ना। स्थापना वर्ष कब हुआ था? 2008 में। एनपीसीआई की स्थापना कब हुई है? एनपीसीआई की स्थापना 2008 में, ठीक। इसका मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये किस प्रकार का है? तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंकों का संघ आईबीए, ठीक है ना, आरबीआई एंड आईबीए द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन, ठीक है ना। चलिए, अब निगरानी संस्था कौन है? एनपीसीआई की जो है, एनपीसीआई की निगरानी कौन करता है? तो ये आरबीआई करेगा, ठीक। सीईओ एंड एमडी 2024-25 के दिलीप असबे जी हैं, ठीक। अब इसका स्वदेशी नेटवर्क क्या क्या है एनपीसीआई का? तो जो आप रुपे कार्ड यूज करते हैं, यूपीआई यूज करते हैं, भीम यूज करते हैं, ये सारे इनको जो देख रेख का काम है, इनको चलाने का जो काम है, कौन करेगा? एनपीसीआई करता है, ठीक ना। चलिए, इसका उद्देश्य क्या है एनपीसीआई का? भारत में डिजिटल भुगतान और रियल टाइम बैंकिंग सेवाओं को बढ़ावा देना, यानी कि रात के 12 बजे यदि आप लोग पेमेंट करना चाहते हैं तो एक क्लिक पर आपके मित्र के पास पैसा पहुंच जाता है। यह काम किसका है? यह काम है जो है एनपीसीआई का, ठीक। और करता कौन है? यूपीआई। किसके द्वारा होता है? यूपीआई, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एनपीसीआई और आरबीआई का संबंध क्या है आपस में, तो ये देखते हैं। एनपीसीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक और आईबीए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, सॉरी वहां मैंने कुछ गलत तो नहीं बता दिया था उधर, तो चलिए फिलहाल क्लियर कर लीजिएगा। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के मार्गदर्शन में की गई थी, ठीक। यह एक आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है जो देश के रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को विकसित, संचालित और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। आरबीआई एनपीसीआई को रेगुलेट करता है, ठीक ना। यूपीआई को कौन रेगुलेट करेगा? एनपीसीआई। एनपीसीआई को कौन रेगुलेट कर रहा है? आरबीआई करता है, ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शन में सुरक्षा, पारदर्शिता और समावेशिता बनी रहे। अब देखिए यूपीआई का अंतरराष्ट्रीय विस्तार भी हो गया है। बहुत सारे देश यूज कर रहे हैं, जैसे सिंगापुर यूज कर रहा है, यूएई यूज कर रहा है, फ्रांस यूज कर रहा है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस। अब कहाँ? अब साइप्रस में बात हो रही भैया। साइप्रस, ये इंडिया के जो है प्रयास का कितना अच्छा, देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है। भारत का जो है कद ऊंचा लगातार बढ़ रहा है, ठीक। एनपीसीआई की अंतरराष्ट्रीय शाखा को इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड यानी कि एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड यानी कि एनआईपीएल कह दिया गया है,
जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पेमेंट को मैनेज करेगी वो कौन होगा? इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड यानी कि NIPL। इसको जो है NPCI की ही एक उच्च स्तरीय शाखा है, वैश्विक पेमेंट है, ठीक ना। तो ये पूरा रहा NPCI के बारे में, पूरी जानकारी हमने आपको दिया है। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बेसिक्स भी हैं, करंट अफेयर तो मैंने बताया है। तो चलते हैं अब हम लोग आगे। दूसरा क्वेश्चन, यूपीआई को किस संस्था ने विकसित किया है? तो अभी आप मैंने बताया, किसने भैया? RBI ने? नहीं, NPCI ने। किसने? NPCI। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई को 2016 में NPCI ने लॉन्च किया, ठीक ना। यह भारत का सबसे सफल रियल टाइम भुगतान प्रणाली है भैया। 12 बजे मैंने बताया, तो 12 बजे ही, एक कोई मिनट एक इधर से उधर नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। FGD फ्यूल गैस डिस्पलराइजेशन, ठीक, ये क्या है? ये क्या है? ये इसका उद्देश्य क्या है? CO2 उत्सर्जन को कम करना, NO2 उत्सर्जन को कम करना, SO2 उत्सर्जन को कम करना, PM2.5 कणों को कम करना। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये शायद होगा SO2 उत्सर्जन को कम करना। चलिए देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। SO2 उत्सर्जन को कम करना। देखिए FGD यूनिट जो लगाई गई है वो थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाले SO2 को रासायनिक विधियों से हटाती है, ठीक है ना, जिससे वायु प्रदूषण एसिड रेन को नियंत्रित किया जाता है। तो FGD का काम क्या है? ये थर्मल पावर प्लांट पर जो है इसकी यूनिट को लगाई जाएगी और ये जो SO2 गैस है उसके जो है रासायनिक विधियों से हटा देगी, ताकि एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा का जो जिम्मेदार है सल्फर, ठीक है ना, सल्फर ऑक्साइड, वो ना हो, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला चलिए, उद्योगों यानी कि फैक्ट्रीज से निकलने वाला लोहा यानी कि आयरन समुद्र में जाकर फाइटोप्लैंक्टन को बढ़ा देता है। इससे कौन सी समस्या होती है? आप एक बात बताइए कि फाइटोप्लैंक्टन बढ़ेंगे तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन यह तो समस्या दे रहा है क्वेश्चन में कुछ। चलिए देखते हैं। अच्छा, कौन समस्या? यह समुद्र को जहरीला बना देता है। फाइटोप्लैंक्टन समुद्र को जहरीला कैसे बनाएगा? ये गलत है। नाइट्रोजन गैस का निर्माण करता है, गलत है। समुद्र की पोषक तत्व तो जल्दी खत्म हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स जल्दी खत्म हो जाते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। और समुद्र कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, नहीं ये भी गलत है। सी इसका सही है आंसर। चलिए देखते हैं क्या बात है इसमें। सही उत्तर सी है, समुद्र के पोषक तत्व जल्दी खत्म हो जाते हैं। समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन एक प्रकार के सूक्ष्म पौधे होते हैं जो सूरज की रोशनी से खाना बनाते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, जो ऑक्सीजन आप लोग यूज करते हैं, सांस लेते हैं, उसका 60% ऑक्सीजन कहाँ से आता है? समुद्रों से आता है। समुद्रों से आता है भैया ये। और ये इसके जन्मदाता कौन है? यही जो है पौधे पाए जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक पौधे जो होते हैं, किसमें? समुद्र में, यही होते हैं। लेकिन मामला क्या है कि जब फैक्ट्रियों से निकलने वाला आयरन समुद्र में जाता है तो ये फाइटोप्लैंक्टन बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, ठीक है ना। इसे ब्लूम कहते हैं। क्या कहता है? ब्लूम, मतलब एकाएक बढ़ जाते हैं, इसे ब्लूम कहा जाता है। ये तेजी से बढ़ते हुए बहुत ज्यादा पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स खा जाते हैं। अब मामला ये है कि अच्छा है आपके लिए, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा जब फाइटोप्लैंक्टन हो जाएंगे तो जितना वहां पर पोषक तत्व होगा वो सब खा लेंगे, यानी कि और लोगों का भी खाना खा लेंगे। इसका नतीजा यह होता है कि बाकी समुद्री जीवों को खाना मिलता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। समुद्र को जो है समुद्र के कुछ हिस्से जो है न्यूट्रिएंट्स पोर जोन बन जाते हैं, मतलब जहां पर भोजन ही नहीं बचता है। निष्कर्ष इसका क्या निकला कि फैक्ट्री से निकलने वाला लोहा एक तरफ फाइटोप्लैंक्टन को बढ़ाता है, लेकिन दूसरी तरफ समुद्र के पोषक तत्वों की कमी कर देता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र पर बुरा असर पड़ता है। समझे बात को? यानी कि कुछ भी अच्छा ज्यादा अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। ज्यादा तो कुछ भी, घी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ज्यादा खा ले वो भैया तो जानते हो पेट खराब हो जी। अब एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है? ह्यूमन फॉर ह्यूमैनिटी NGO मुख्यतः किस क्षेत्र में काम करती है? पेयजल स्वच्छता मुहिम, महिलाओं को सैनिटरी पैड बनाना सिखाना और मासिक धर्म
स्वच्छता, स्कूलों में शिक्षा सुधार, गरीबों को भोजन पहुंचाना। तो ये आप जानते हैं महिलाओं को सैनिटरी पैड बनाना सिखाती है और मासिक धर्म स्वच्छता पर विशेष ध्यान देती है, ठीक है ना। तो ये कहाँ का, ये देहरादून उत्तराखंड का एनजीओ है, ठीक ना। तो ये सैनिटरी पैड से संबंधित काम करती है। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंजी खंड ब्रिज जो हाल ही में रेलवे नेटवर्क का हिस्सा बना वो किस प्रकार का पुल है? स्ट्रिंगर ब्रिज, आर्च ब्रिज, केबल स्टैंड ब्रिज, गैबल ट्रंस ब्रिज। देखिए ये केबल स्टैंड ब्रिज है, ठीक है ना। यह पुल रेजी और कटरा के बीच अंजी नदी पर स्थित है। रेजी और कटरा के बीच अंजी नदी पर स्थित है। भारत का पहला केबल स्टैंड रेलवे पुल है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। भारत का पहला केबल स्टैंड रेलवे पुल है। इसे जून 2025 में चालू किया गया और यह भारत में दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज की श्रेणी में आता है। तो सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन सा है भैया? अभी हाल ही में कुछ दिन पहले चर्चा किया गया था, ठीक। आप लोग नीचे कमेंट जरूर करिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। यदि आपको लगता है कि हाँ एक लेवल का प्रश्न बनाया जाता है तो हमारे चैनल से जुड़िए। डेली आपको सुबह 7 बजे तक, सुबह 7 बजे तक भैया हम आपको करंट अफेयर की क्लास दे देते हैं, इसलिए आप लोग मेरे करंट अफेयर की क्लास को जरूर देखिए, ठीक। तो ये रहे 5-6 प्रश्न आज के, बहुत अच्छे प्रश्न रहे भैया। यदि आपको अच्छा लगता है तो एक बार शेयर जरूर करिएगा और हाँ एक बार फिर से हमारी ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।